करें। मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस, 87 थर्ड फ्लोर। श्रीवास्तव जी, आप समाज सेवी भी हैं और एक व्यापारी भी हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो 3 पद लेके बैठे हैं और बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को 8 साल हुए बने हुए, मतलब 8 साल पूरे हुए हैं। तो क्या क्या उपलब्धि 8 साल में है उनकी, बताइएगा। केंद्र में मोदी सरकार को आए हुए 8 साल हो गए हैं, जैसा कि आपने बताया। और 8 साल की उपलब्धियों की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है, जिस पे कि काफ़ी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं जिस पे मैं कहना चाहूँगा, इसमें नंबर 1 पे मैं बात करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की जो भी जन कल्याण नीतियाँ बनी, हमने देखा कि पिछले 8 साल में वो सारी जन कल्याण नीतियाँ धरातल पे उतरी हैं और जो उनके बेनिफिशरी हैं उनको 100% जो केंद्र सरकार से पैसा निकला वो उनके खाते में पहुंचा। इसकी शुरुआत जब हुई, जब जन धन खाते खोले गए और भारत की लगभग 80 करोड़ जनता को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। और उस बैंकिंग सिस्टम से आने की वजह से चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बेनिफिशरी हों, चाहे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में उनके EPF जमा करने के उसको देखा जाए, वो उनके खाते में तुरंत जमा होने लगा, पारदर्शिता उसमें आने लगी। चाहे उनके वेतन भुगतान को लेके देखा जाए, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी क्षेत्र में सुधार हुआ। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की BPL योजनाओं से संबंधित नीतियां थी, उसमें जो केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में पैसे डाले थे, उसमें कहा था उनको वापस लेने की बात चली थी, जिसके किसानों ने विरोध किया था। नहीं, किसान जन सम्मान निधि के तहत जो भी पैसा आया वो तो उन्हें मिला ही, सभी को मिला और पूरा मिला। उसमें जिन लोगों ने फ्रॉड के जरिए एक ही भूमि पे, जिन्होंने कई लोगों ने उसका, जिसका पहले मालिकाना हक किसी एक के पास था और जन सम्मान निधि लेने के चक्कर में उसी मालिकाना हक को 10 लोगों में बांट दिया गया और जिस भूमि पे 2000 रुपये आने थे उसमें 2 की जगह 20,000 रुपये आए। तो इस तरीके से लोगों ने उस योजना का गलत इस्तेमाल जब करना चाहा तो सरकार के संज्ञान में जब आया तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो जायज़ की कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहला बात तो मैंने वही कहा कि जन कल्याण नीति जो भी केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में बनाई वो सारा धरातल पे उतरी और पारदर्शिता के साथ उतरी। इसके अलावा फिर मैं बात करूंगा कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि बनी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पिछले 8 सालों में, अभी आप देखो कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध छिड़ा तो उसमें भी मध्यस्थता के लिए, चाहे वो अमेरिका हो या खुद स्वयं यूक्रेन हो, सभी लोगों ने भारत की तरफ देखा एक अपेक्षा की उससे। और अभी क्वाड शिखर सम्मेलन में भी जिस तरीके से भारत को लेकर सभी ने चीन को घेरने के लिए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, जापान और सभी देशों ने भारत को एक अग्रणी भूमिका में दिखाया है, तो ये भी केंद्र में एक मजबूत सरकार होने का नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि सुधरी है। पीछे जो 8 साल में भारत ने सेना का पराक्रम दिखाया, चाहे वो चीन का मसला हो या पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो, तो भारत की युद्ध नीति भी स्पष्ट हुई है। एक अपने युद्ध सैनिक क्षमता को भी उसने दिखाया है, सेना की क्षमता को भी दिखाया है। ये एक मूलभूत परिवर्तन आया। GST आया, GST आने से जो एक देश एक टैक्स की नीति के बाद शुरुआत में ज़रूर व्यापारियों को थोड़ी दिक्कतें आईं, लेकिन अब जैसा कि आप देखोगे तो GST का फ़ायदा हर छोटे बड़े व्यापारी को मिल रहा है और टैक्स में जितनी सुगमता आई है, जितने आसानी से काम हो रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहे हैं, टैक्स चोरी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है जिस तरीके से, और उस रेवेन्यू का बेनिफिट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो रहा है, चारों तरफ रोड कनेक्टिविटी हो, आप देख सकते हैं हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ की भी रोड कनेक्टिविटी आप देख सकते हो, चाहे गाज़ियाबाद से मेरठ की कनेक्टिविटी हो, गाज़ियाबाद से दिल्ली की कनेक्टिविटी हो, यहाँ तक कि हरियाणा की कनेक्टिविटी हो। ईस्टर्न पेरीफेरल रोड को देखो आप, हरियाणा तक हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे में सफ़र कर ले रहे हैं, जो कि पूरे दिन लग जाते थे। तो वो पैसा जो भी
जीएसटी या नोटबंदी जो मजबूत आर्थिक फैसले लिए गए, कड़े फैसले लिए गए, उसके बाद से जो इकोनॉमी में डेवलपमेंट आया, जो रेवेन्यू जनरेशन में डेवलपमेंट आया, वो सारा इंफ्रा पे खर्च हो रहा है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सभी को दिख रहा है। 370 को हटा के जिस तरीके से जम्मू कश्मीर हो रहे हैं, कश्मीरी पंडित भगाया जा रहा, कब्जा लगा रहा। 370 हटने का बाद काफ़ी सिचुएशन सामान्य रही। प्रधानमंत्री योजना के तहत वहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया गया, बाहरी लोगों को और कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने के लिए वहाँ पीएम योजना के तहत लोगों को रोज़गार दिया गया। उन्हीं सब का ये कहें कि बौखलाहट है अलगाववादी ताकतों की। ये अभी कुछ दिन पहले से हुआ है, 10-20 दिन पहले से ये टारगेट किलिंग का एक प्रक्रिया उन्होंने शुरू करी है। लेकिन जिस तरीके से अभी अमित शाह जी ने एक गृह मंत्रालय की मीटिंग ली जिसमें राज्यपाल सिन्हा साहब भी थे और अजीत डोभाल जी भी मौजूद थे, और जिस तरीके से नीतियां बनी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10-20 दिन के अंदर ही ये मसला भी समाधान हो जाएगा। कहीं शत्रु संपत्ति, कहीं सरकारी संपत्ति बताकर ध्वस्त किए जा रही है बिल्डिंग, उसमें उनको उजाला जा रहा है, तो उनका पुनर्स्थापना के लिए क्या योजना निकाली? नहीं, देखिए, जो भी अभी जैसे कानपुर में दंगे भड़के, उसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, और अभी मैं रिसेंट उदाहरण ही इसलिए पकड़ रहा हूँ, और फिर उन दंगों में जो लोग पाए गए हैं, संलिप्तता जिनकी पाई गई है, उनकी संपत्ति को अगर गिराने का कार्य योजना बन रही है तो वो बिल्कुल जायज़ है, उनको गिराया ही जाना चाहिए। और ऐसे लोगों का पुनर्स्थापना के लिए सरकार कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। जो राष्ट्र को नीचा करने के, राष्ट्र को गिराने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। आप अजीत जी, आप समाज सेवी हैं और कहीं ना कहीं व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि जो बिल्डर ने जमीन बेच दी और उसको शत्रु संपत्ति या सरकारी घोषित कर दिया गया बाद में, तो उसका खामियाजा उसमें बिल्डिंग में रहने वाले, उस जमीन में रहने वाले को भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? नहीं, देखिए, बिल्डरों की जो मनमानी पीछे काफ़ी समय से चल रही थी, उसमें जब से केंद्र में सरकार आई हमारी मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, तो वहाँ पे भी काफ़ी लगाम लगा है। रेरा बनने के बाद बिल्डरों को भी ट्रांसपेरेंसी के साथ नए प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ रहा है। जितने नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनको भी अपनी सारी स्थितियाँ क्लियर करनी पड़ रही हैं। लेकिन जो पुराने घपले उन्होंने कर रखे हैं, उसमें अब सरकार के संज्ञान में जैसे जैसे आ रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो उसमें बायर्स थे, बायर्स की भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है। एक आदमी 50 गज का प्लॉट भी लेता है तो उसमें सारी छानबीन खोजबीन वो करके उसके बाद उस प्लॉट की रजिस्ट्री कराता है। लेकिन ये देखा गया है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो जानकार वर्ग है, वो जब फ्लैट की बुकिंग कराता है तो वो केवल बिल्डर के जो लुभावने वादे हैं उनको ही देख के बुकिंग करा लेता है। उस ज़मीन का क्या अस्तित्व है, उस प्रोजेक्ट का क्या अस्तित्व है, इन बातों की बगैर जानकारी किए हुए। तो कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार तो अपना काम कर ही रही है।